बीच में हमारे बहुत ही आगे के हमारे गोहाना से विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय जगबीर सिंह मलिक जी, हमारे बहुत आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में हमारे डॉक्टर जोगिंदर कौर जी, डॉक्टर नवनीत जी, हमारे बहुत ही हमारे पारिवारिक सदस्य के रूप में हमारे बहुत कर्नल रोहित चौधरी जी, हमारे बीच में आपके बीच में हमारे विधायक एनआईटी से और एक बहुत ही संघर्षशील नेतृत्व जो ये पूरा अपने गांव के प्रभारी भी हैं, सारे इलाके संभालते हैं, ललित नागर जी, बहुत इनका दिन रात की मेहनत है। हमारे जितेंद्र जांगना जी, प्रदीप मीडिया एससी के हमारे प्रधान भाई रवि इंदौरा जी, हमारे गांव से सभी, एक का गांव का नाम नहीं लेगा, और हमारे बीच में हमारे स्वर्गीय श्री कृष्ण होगा जी के सुपुत्र और जो इस लड़ाई में से कदम मिलाकर बहुत ज़्यादा जो साथ दे रहे हैं हमारे भाई मोनू होडा जी, उनका भी बहुत हमारे सभी मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माता बहनें, गांव के सभी हमारे साथी जो इस इलेक्शन में दिन रात एक कर रहे हैं। आज ये जो चुनाव है आपके सामने, ये इस चुनाव पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है। बड़ौदा का उपचुनाव केवल एक साधारण विधायक बनाने का चुनाव नहीं रहा, विधायक का हार जीत का तो फैसला हो चुका है। भाई आपको भी अंदाजा हो गया होगा, चुनौती के पूरे हल्के के टेलीफोन फड़कते होंगे, सारी रिपोर्ट आती होगी, गांव का हिसाब किताब आप लगाते हो। हार में जीत में है, जीत में है ना, बढ़िया जीत में है, अच्छी जीत में है, ऐसी जीत में है कि सरकार के जो है मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दे दिया कि एक सीट से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, एक सीट से इनके फर्क नहीं पड़ेगा। ये बयान छोटा बयान नहीं है, क्योंकि यानी कि एक सीट से, अगर मैं एक बात बताऊं आपको, हो सकता है कि भाई इस सीट से इनके, ये तो कह रहे हैं इनके फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे तो सारा ही फर्क इस सीट से पड़ेगा, तो मारने दे दो भाई, ठीक बात है। तो ये बयान इस बात का सूचक है कि वो लोग हार स्वीकार कर चुके हैं। मगर हार जीत की बात नहीं है, अगर छोटी जीत हुई तो वो आपका विधायक बने, मार्जिन की बात है। और अगर बड़ी जीत हुई तो वो जो पूरा हरियाणा की नजर बड़ौदा पे है, अगर बड़ी जीत हुई तो वो जीत बड़ौदा नहीं रुकेगी, वो पूरे हरियाणा में परिवर्तन का बिगड़ बजाने का काम करेगी। यहाँ से सरकार को, खट्टर सरकार जिसने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया, पीछे ले गया हरियाणा को, उस सरकार को बड़ा झटका वो जीत देगी। वो जीत पूरे हरियाणा में परिवर्तन हो जाएगी और चंडीगढ़ जाकर रुकेगी। चंडीगढ़ में इनकी सरकार की कुर्सी हिलाने का काम करेगी। जिस भवन के सिंहासन पर बैठे अहंकार ऐसा, पहले ही सरकार है कि उपचुनाव 6.5 साल तक मुख्यमंत्री जी बड़ौदा हल्के में नहीं आए, एक बार भी ना कोई मंत्री आया। इलेक्शन हो गया, डिक्लेयर तो मंत्रियों को भेजा, खुद तब भी नहीं आए। और इस पूरे इलेक्शन में हम रोज पिछले 20 दिन से कहते थे मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, सीएम नहीं आ रहे, डिप्टी सीएम नहीं आ रहे, इलेक्शन में भी नहीं आए, केवल आखिरी 2 दिन में अब कल आए हैं। अब आए कल आए दो कुछ गाँव में, एक आधा झांसी गांव में गए थे, एक आधे गाँव में चल तो वो तो आपने देखा होगा तो कल आए हैं, इलेक्शन में 2 दिन रह रहे हैं। नहीं तो उपचुनाव में कोई भी सरकार, सीएम, डिप्टी सीएम, इनको जाना चाहिए था गांव में जाके लोगों की समस्या बताना चाहिए था कि भाई क्या काम किया 6 साल में, कितने नौजवानों को काम दिया, गरीब का कितना सम्मान किया, किसान को कितना दाम दिया, जाके बताना चाहिए था। किसी गांव में क्या काम किया आपने, किसी या इस इलाके में क्या काम किया, सारे काम छोड़ो। इन्होंने ऐसा हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा
मैं पहले पूरे हरियाणा की बात बताता हूँ 2 मिनट, फिर अपने इलाके की बताता हूँ। हरियाणा जो विकास के मामले में देश में सबसे आगे के प्रदेशों में गिनती होती थी हरियाणा की, इस सरकार के आने के बाद 6 साल के 6.25 साल 7 साल सेंटर की गवर्नमेंट को हो गए, फिर 6.25 साल के बाद आज वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंच चुका है। 33% बेरोजगारी। ये छोटी बात नहीं कि यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, यूपी बिहार से हम बहुत आगे होते थे, वहां के बालक हमारी फैक्ट्रियों में काम करने आते थे। अब वहां तो बेरोजगारी 15%, 20%, हरियाणा में 33% बेरोजगारी। हर गरीब घर में एक बच्चा शिक्षित पढ़ा लिखा, घर परिवार को चिंता कि आगे ये बालक अपना क्या फ्यूचर बनाएगा, क्योंकि 6 साल में हरियाणा में कोई निवेश नहीं हुआ, ना कोई निवेश हुआ, ना कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई संस्थान आई, ना यूनिवर्सिटी बनी, ना मेडिकल कॉलेज बना। हरियाणा पे कर्जा तो 3 गुना हो गया, 7,000 करोड़ का कर्जा था 2014 में, आज लगभग 2.25 लाख से ज्यादा खर्चा हरियाणा में सरकार पे हो गया, भट्टा बैठ गया। ना कर्जा 3 गुने से भी ज्यादा, ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई थर्मल प्लांट लगाए, ना कोई मेट्रो की लाइन बनाई, ना नई रेल की लाइन बिछाई, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई नई परियोजना हरियाणा में नहीं। बेरोजगारी आसमान पे छू गई, कर्मचारियों की छटनी कर दी, पीटीआई निकाल दिए, ग्रुप डी के कर्मचारी निकाल दिए। जितनी सरकारी नौकरी थी उससे ज्यादा सरकारी नौकरी से निकालने का काम किया इस सरकार ने। इसीलिए आज हरियाणा का इतना बुरा हाल, इतनी दुर्दशा हरियाणा की हुई है। और मैं अपने इलाके की बताता हूँ उदाहरण। वैसे तो पूरे हरियाणा में नुकसान है, मगर अपने इलाके में कितना बड़ा नुकसान हुआ है आप अंदाजा लगाए। बड़ी मुश्किल से इस इलाके से चौधरी से उठाने को मौका मिला, मुख्यमंत्री बने। मैं केवल वैसे हर चीज की बात कर सकते हैं, मैं केवल शिक्षा की लेते हैं। सोनीपत जिले में 2014 तक एक भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, विश्वविद्यालय नहीं था। पूरे ओल्ड रोहतक जिले में, पुराने रोहतक जिले में रोहतक में एक यूनिवर्सिटी थी बस, और कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। 10 साल हो गया सरकार ने सोनीपत जिले में 6 यूनिवर्सिटी, जिसमें भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी, महिला यूनिवर्सिटी, छोटूराम यूनिवर्सिटी मुर्दल में, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, निफ्टन की यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूशंस, IIT दिल्ली का कैंपस, ट्रिपल IIT। पिछले 6-7 साल में, मैं नहीं कहता कि हमारे समय 6 यूनिवर्सिटी आई तो बीजेपी ने भी 6 यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, दुख की बात यह है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटीज के अलावा कॉलेज, चाहे खरगोदा में कॉलेज हो सरकारी, चाहे गोहाना के अंदर सरकारी कॉलेज हो, चाहे गन्नौर के अंदर कॉलेज हो, तो ये सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज का एजुकेशन की बात बता रहा हूँ। मैं नहीं कहता बीजेपी ने 6 यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, कोई 6 यूनिवर्सिटी छोड़ो, 6 कॉलेज छोड़ो, 6 पूरे सोनीपत जिले में इन 6 साल में 6 स्कूल भी अपग्रेड भी करने का काम नहीं हुआ इस सरकार। कोई ये कह सकता है, बीजेपी वाला कोई आदमी कह सकता है कि भाई हमें यूनिवर्सिटियों की जरूरत नहीं, मगर आप सब समझदार हैं। अगर विश्वविद्यालय नहीं बनेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, बीजेपी वाला भगवान ने तो कुछ भी कह सकते हैं, बोला ये कानपुर में ऐसे यूनिवर्सिटी बनाई, लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे, ये भी कह सकते हैं, मगर जरूरत है कि नहीं वो आपको फैसला करेंगे। ऐसे ही कोई मेडिकल कॉलेज, रात जाने का कितना नुकसान है, उदाहरण दे रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से इलाका ऊपर उठने लगा था, यूनिवर्सिटीज आई थी, अस्पताल आए थे। कानपुर में मेडिकल कॉलेज बना, हुड्डा साहब ने आते ही बनवाया। उस मेडिकल कॉलेज में अपनी जब सरकार थी 8,000 की ओपीडी थी। अब पिछले 6 साल में मेडिकल कॉलेज तो बढ़ा किया था। मेडिकल कॉलेज एक दिन में नहीं बनता, 5 साल में नहीं बनता, उसमें निरंतर विस्तार होता है। बड़ी मुश्किल से जब मेडिकल कॉलेज बनाया था, इन 6 साल में 8,000 की ओपीडी अब 1,000 की ओपीडी हो गई। 1,000 से नहीं कम 800-900 की ओपीडी। डॉक्टर उठा के ले गए, मशीन उठा के ले गए। वो अगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कानपुर वाला उसका आज और विस्तार होता, बड़े रूप में बनता, तो हजारों बच्चे वहाँ काम करते, हजारों बच्चे इस इलाके के वहाँ काम करते, और इस इलाके में एक सुविधा होती। जब विधानसभा में सवाल पूछा अनिल से कि भाई ये स्वास्थ्य मंत्री से कि ये सारे डॉक्टर जाने लग रहे हैं, सारी सुविधाएं जाने लग रही है, मशीनें जाने लग रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये इसकी जांच कराएंगे हुड्डा साहब की कि ये किसी शहर में क्यों नहीं बनवाया, ये गोहाना में गांव के बीच में क्यों बनवा दिया।
तो हमारी जांच करवा रहे थे कि भाई ये गांव के बीच में कैसे कैसे फैसला लिया। आपको पता है खानपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उससे सुविधा, मैं पूछता हूँ उससे सुविधा हुई थी कि नहीं हुई थी? मैं अरे उसका सत्यानाश करने लगे हुए। अच्छा, नया कोई काम किया वो देखो, अपने टाइम में चाहे इस इलाके में 4 लेन हाईवे आया हो, चाहे रेल की लाइन आई हो, चाहे यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज आया, तो गांव के अंदर विकास हुआ हो। इनके टाइम में चाहे नया काम छोड़वा, जो मंजूर शुदा काम थे, जो मंजूर कराए हुए काम थे, वो भी एक एक करके उठा के ले गए। जिसमें सबसे बड़ी चोट इस इलाके को जो पड़ी, मैं अपने काका ताऊ की छत्तीस बिरादरी की पंचायत में सारे समझदार लोग बैठे यहाँ जो भविष्य की बात समझते हैं। ये जो रेल कोच फैक्ट्री मैंने मंजूर कराई थी, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई जो अपना लाट जोली और कटवाल गांव जिसकी जमीन में आनी थी रेल कोच फैक्ट्री 3,500 एकड़ में, मेरा मानना है लाट जोली और कटवाल गांव अपने मोई गांव से भी ज्यादा दूर नहीं है। ज्यादा दूर तो नहीं है भाई? कितने दूर है कटवाल गांव भाई? भाई कना दूर तो नहीं। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके ये रेल कोच फैक्ट्री मैंने मंजूर कराई थी, क्योंकि जब देश की दूसरी बड़ी रेल कोच फैक्ट्री थी, पहली कपूरथला में आई। कपूरथला भी छोटा कस्बा था, बाहर रेल कोच फैक्ट्री आई। आप जाके देखो कपूरथला का नक्शा बदल गया। मारुति की फैक्ट्री गुड़गांव में आई, गुड़गांव का नक्शा बदल गया। ये 3,500 एकड़ में रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई। और दिल्ली में जब ऐसा परियोजना आती है तो सारे सांसद जोड़ लगाते हैं, सारे एमपी जोड़ लगाते हैं अपने अपने इलाकों में लेके जाने के लिए। इसके लिए भी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन महकमे के एक अफसर के पास फाइल मैं खुद लेके गया मंत्री के पास, तब जाके मंजूर हुई थी। जब 2013 में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल जब उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर घोषणा करी कि देश की अगली रेल कोच फैक्ट्री गोहाना, जोली, लाट और कटवाल गांव में स्थापित की जाएगी, तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी, मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन हुई थी। हजारों करोड़ का निवेश होता। यहाँ पे जमीन एक्वायर के नोटिस आके थे, आपको याद होगा, जमीन एक्वायर शुरू हो गई थी कटवाल की, अपना जोली, लाट की, सेक्शन 4 सेक्शन 6 हो गए थे। वो रेल कोच फैक्ट्री आपकी हमारे भविष्य के बच्चों का कितना अच्छा रहता। मगर दुख की बात यह, सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई और इस रेल कोच फैक्ट्री को उठाकर बनारस ले गए और गन्नौर में बड़ी में एक रिपेयर फैक्ट्री लिया है, कोच रिपेयर फैक्ट्री। यही बात है ना? तो गन्नौर में बड़ी में उसके बदले की रिपेयर फैक्ट्री दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेल कोच फैक्ट्री में और रिपेयर वर्कशॉप जो थी गन्नौर में, उसमें उतना ही फर्क है जितनी मारुति की फैक्ट्री में और मारुति की कोई सर्विस स्टेशन। एक में तो मारुति बने और एक मारुति का सर्विस स्टेशन हो, किस में ज्यादा बच्चे लगेंगे, किस में ज्यादा निवेश होगा, हिसाब आपको मेरे को बता। दुख की बात है। और उससे भी दुख की बात यह है, जब मैंने इस लोकसभा में कट मोशन लेके आया, मैंने उठाई ये बात। रेल का जब बजट पास हो रहा था कि रेल कोच फैक्ट्री गोहाना से उठाकर जो है बनारस में करो, ये बजट पास होता है, यहाँ का बजट वहां ले जाओ बनारस के अंदर। मैंने जब ये बात उठाई लोकसभा के अंदर, तो सारे एमपी, सारे सांसद, सोनीपत से कौशिक सांसद थे बीजेपी के, और बाकी 9 के 9 सांसद में अकेला था लोकसभा के अंदर कांग्रेस का, तो सारे सांसदों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाली। मैंने कहा भाई इस चीज में हमारा साथ दो। बोला नहीं, वोट तेरी मोशन पे वोट नहीं दे सकते। मैंने कहा फिर बोल दो कि भाई ये नहीं जाना चाहिए, इससे नुकसान हो जाएगा इलाके का। बहुत मुश्किल से इतने बड़े परियोजना आती है। ये परियोजना है आने वाली कई पीढ़ियों का जो है अपना, यहाँ पे हमारे भविष्य की लड़ाई थी। तो मैंने कहा भाई साथ दे दो। फिर आखिर में ये कहा, जितेंद्र तेरी बात तो ठीक है, तेरा साथ तो दे देंगे, मगर लुकमा देना पड़ेगा। जब आप बोलोगे तो भाई मेरे नीचे झुक के, मेरे बोले झुके ऊपर मेरी ताली बजा देंगे ताकि कोई देखे ना वहाँ पे। कितना नुकसान हुआ इस इलाके का। ये हो सकता है कि बीजेपी वाले आए, वो ये कहे कि हमें यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हमें अस्पताल नहीं चाहिए, हमें रेल कोच फैक्ट्री नहीं चाहिए, ये कह सकते हैं, क्योंकि भाई उनका झूठ का उनकी दुकान है, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े लोग भाव की बात करते हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं करते। तो आपके सामने है इलाका। तो भाई ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई दोबारा से इस इलाके को ऊपर उठाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है। जो हरियाणा का भत्ता बिठा दिया इन्होंने,
अच्छा, केवल नौजवान को बेरोजगारी की चोट नहीं पड़ी, किसान को बर्बादी के दरवाजे लगे। आज 6 साल से किसान को भाव नहीं मिला। उसकी जिनस का भाव जो जितने अपने टाइम मिलता था 11, 21, 1509 जब हमारी सरकार थी 4,500 5,000 क्विंटल में देके आते थे, आज मंडी में लेके जाते हो कितने में देके आते हो? 1500, 1600, 1800, मतलब 2000 तो 2000 तो अपना ना भाव मिला। कहा था कि आमदनी दुगनी तो तब होगी जब भाव दुगना होगा। किसान का भाव आधा कर दिया, गरीब आदमी की महंगाई दुगनी कर दी, गरीब आदमी की महंगाई दुगनी कर दी। और अब एमएसपी को बंद करने की बात आ रही है कि सरकारी खरीद खत्म करेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सरकारी खरीद अगर खत्म होगी तो उसकी चोट किसान तो बर्बाद होगा, मगर किसान के साथ बीपीएल परिवार, गरीब आदमी जो राशन डिपो पे जाकर सरकारी राशन डिपो से सस्ता अनाज जिसको सरकार देने का काम करती है हर परिवार को, बीपीएल परिवारों को, आने वाले समय में अगर सरकारी खरीद नहीं करेगी किसान को भी चोट। अगर अदानी और अंबानी रिलायंस खरीद करेगी सरकार किसान से, तो वो किसान से भी किसान के मुनाफे में नहीं अपने मुनाफे में खरीदेगी, तो किसान को भी निचोड़ेगी। और गरीब आदमी को आने वाले दिनों में रिलायंस की दुकानों में जाके राशन डिपो बंद होंगे क्योंकि सरकार के पास भंडारण नहीं होगा, तो राशन डिपो के बजाय बीपीएल परिवारों को भी उसकी उतनी चोट आएगी। तो ये जो सिस्टम बड़ी मुश्किल से बनाया था, उस सिस्टम को अदानी अंबानी निजीकरण करके उस सिस्टम का जो है नुकसान करने जा रही है। सरकार जब खरीदती है तो सब्सिडी देके गरीब आदमी को सस्ते में अनाज देने की जो फूड सिक्योरिटी हम लेके आए थे, तो आज हर तरीके से किसान, नौजवान, गरीब आदमी और छत्तीस बिरादरी के गरीब परिवारों की जितनी योजनाएं थी उनको भी इन्होंने बंद कर दिया। 100 गज के प्लॉट की योजना थी। मैं पूछता हूँ 6-7 साल में इनकी सरकार में कोई एक भी 100 गज का प्लॉट करता पूरे हरियाणा के अंदर। हमारे समय 3,82,000 परिवारों को प्लॉट मिले पूरे हरियाणा। इसी तरीके से मकान की स्कीम थी, अपने समय 5 लाख से ज्यादा मकान मिले इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी आवास योजना के माध्यम से। मकान आया करते, दर्जनों मकान अपने गांव में भी आए होंगे, पूरे हरियाणा में आया करते, हर साल आया करते। मैं पूछता हूँ 7 साल में पूरे हरियाणा में एक भी गरीब आदमी का मकान पास होकर क्यों नहीं आया? सर्वे करा ले, मैं कोई एक भी कोई गरीब परिवार, छत्तीस बिरादरी का बीपीएल परिवार, ये गरीब आदमी के लिए 6-7 साल किसी को बाढ़ देखनी पड़ जाए मकान के लिए, तो केवल सर्वे करा रहे हैं कि भाई अगले साल देंगे, अगले साल देंगे। मगर आज तक एक भी जो है गरीब आदमी का ना मकान आया, ना 100 गज का प्लॉट आया, ना जो बाकी स्कीम थी। मनरेगा का बजट खत्म करने का काम इन लोगों ने किया, दाल रोटी की स्कीम खत्म कर दी, स्कूल के अंदर वजीफे आया करते, 3 साल से स्कूल के वजीफे नहीं आए। 11,000 सफाई कर्मचारी हमारे समय उनका सरकार ने लगाने का काम किया था, चौकीदारों को लगवाने का काम किया था। अभी तक वो पक्के हो जाते, नियमित हो जाते सरकारी पोजीशन पे। कौन सफाई कर्मचारियों और चौकीदारों को 10 साल की जो काम के बाद पक्के करने की योजना आई थी उसको खत्म करके उस पॉलिसी को उनको पक्का करने का रास्ता सदा के लिए समाप्त करने की कोशिश करी। जब तक इनकी सरकार है वो पक्के नहीं हो सकते, मगर वो होंगे। इनकी सरकार भी बदलेगी, आपका राज भी आएगा। आते ही वो जो सारे सफाई कर्मचारी करने का काम करते, ये बातें हैं भाई। उन्होंने भाई भट्टा पठाने में कोई कसर छोड़ी नहीं, तो मैं गलत तो नहीं कह रहा। कोई सा बीजेपी में वोट डाल रहा हूँ ना, तो उसने न्यू कहो या डालने का जिसका जी में हो, बोला वोट तो दे दियो, तो न्यू बता करवाऊंगा क्या कि मैं काम नहीं करूँ? बोला इनसे कोई काम नहीं करवा के देखे भाई। कोई सा एक पूरा कोई कहीं किसी नहीं, चाहे कोई स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी का, अस्पताल का, मतलब कोई काम करवा के करके मान जाएंगे। बोला 6 साल में तो आंदा लगा दिया, 6 साल में आए भी नहीं, मतलब काम तो दूर की बात है। ये बातें हैं। अब ये इलेक्शन जो है आप सबको संभाल के भाई मोई होगा। मेरा अपना गांव है, मोरी गांव मेरा अपना गांव है, जहाँ हमेशा आपका आशीर्वाद और प्यार बहुत मिला है। छत्तीस बिरादरी का हमेशा यहाँ पे पूरा आशीर्वाद मिला है। मैं आज उम्मीद लेके आया हूँ कि भाई पिछले सारे रिकॉर्ड वही छत्तीस बिरादरी वही पिछले सारे रिकॉर्ड आप तोड़ते हो। इस बार सबसे ज्यादा आशीर्वाद आपका मिलेगा। भाई ठीक उम्मीद लेके आया हूँ।
उम्मीद नहीं है क्या? और भाई एक और बात भाई, वैसे तो बोले जाओ बहुत है। ड्रेन नंबर 8 अपने भी पानी लगता होगा भाई, गाँव में, अपने गांव में पानी लगता है ड्रेन नंबर 8। देखो पहले तो पानी जब 20 दिन पानी आया करता, इनके सरकार जाते ही पानी जो बाकी नहर का सिस्टम है उसमें पानी आना बंद हो गया। मैं बता रहा हूँ, पानी आना बंद हो गया। इनके पास गए कि पानी छोड़ो नहर में, तो बोला जांच कराएंगे कि उधर सरकार में इतना पानी कैसे आ रहा था। मैं बोला ड्रेन नंबर 8 में पानी छोड़ो, तो खट्टर साहब ने कहा कि गंदे पानी का नाला है, यही कहा भाई। हो सकता है कि सरकार के बीजेपी के कुछ वोटर ये कहें कि हमें पानी की जरूरत नहीं है, ये हो सकता है वो कहें, क्योंकि वो इनको जो इस तरह की बातें, मगर ये जो इन्होंने इनको गंदे पानी का नाला बता के पानी रोकने का काम किया है, भाई कभी मौका मिला तो भाई इसको भी यहाँ पे जो है इसको ड्रेन की वजह आने वाले समय में मौका मिला तो यहाँ भी इसको नहर